डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ आपके पास एक टर्म को समझाने के लिए, सामंत सिस्टम। ये टर्म हम वैसे पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 इंडियन हिस्ट्री में, जो 12th स्टैंडर्ड में हमारी एनसीईआरटी है उसमें। लेकिन क्योंकि हमें कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि बस एनसीईआरटी में एक लाइन दे दी होती है, तो उस कंसेप्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छी क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा सा डिटेल में जानें। तो उसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने अभी एक वीडियो आज आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। इससे पहले भी जब मैं ये चैप्टर करवा रही थी तो कुछ कंसेप्ट्स मुझे लगे थे कि उनको एक्स्ट्रा जानना चाहिए, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, एक बेस के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, कि एक ही बार हम अच्छे से समझ लें अपने कंसेप्ट्स को, तो फिर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी हो जाती है और फिर वो चैप्टर हमें कभी भूल नहीं सकता है। इससे पहले मैंने बैक्ट्रियन ग्रीक्स के ऊपर एक 3 मिनट्स की बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, और उसके बाद सातवाहन जिनको हम आंध्रा किंग कहते हैं उसके ऊपर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट्स की एक वीडियो बनाई है। तो उसके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, पहले जो मैंने पार्ट्स अपलोड किए हैं उनमें प्रोवाइड कर दिए। आज इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं इसके भी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप जानना चाहें इनकी थोड़ी सी डिटेल्स, आपको इजीली नीचे आपको मेरे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ आई स्टार्ट विद सामंत सिस्टम। सामंत सिस्टम बेशक हमने चैप्टर 2 में गुप्ता पीरियड के संदर्भ में पढ़ा है, उसके कंटेक्स्ट में पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामंत सिस्टम के बारे में हमें, या सामंत ये टर्म जो है हमारे लिए, मुझे ऐसा ही कहना चाहिए कि जो टर्म सामंत है ये हमारे लिए कोई बहुत ही नई टर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने मौर्यस की बात की थी तो मैंने आपको बताया था, जब मौर्यन डिनेस्टी की बात की थी, अगर आप ध्यान में हो, आपके चंद्रगुप्त मौर्य जिसके फाउंडर थे, जिनका बेटा बिंदुसार, फिर अशोक द ग्रेट किंग। ठीक है, जब वो वाली जो डिनेस्टी थी, मैंने आपको बताया था कि दो इम्पोर्टेंट सोर्स, हम काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिसके वजह से हमें मौर्यन टाइम्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स पता चलती हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, सब कुछ। उनमें से दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में बात हुई थी। तो एक थी मेगास्थनीज की इंडिका, जिसका ओरिजिनल फॉर्म में तो हमसे लूज हो चुकी है, वी हैव लॉस्ट इट, लेकिन उसकी ट्रांसलेशंस हमें और मतलब कोटेशंस हमें मिलती है। और दूसरी थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। अब अर्थशास्त्र में इस टर्म का जिक्र है सामंत का, और ये बात करते हैं, सामंत टर्म का मीनिंग ये कहते हैं अ नेबरिंग किंग। ठीक है, एक पड़ोसी राजा। ये टर्म उस जमाने में इस्तेमाल की जाती थी सिर्फ ये बताने के लिए कि एक पड़ोसी राजा को वो सामंत कहते थे। लेकिन ग्रेजुअली, ठीक है, टाइम के साथ साथ इस टर्म के मायने भी बदले, और ये टर्म हम कह सकते हैं कि जैसे अगर आप और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो फ्यूडलिज्म ऑलरेडी आपको पता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में ये टर्म पढ़ रखी है। तो फ्यूडलिज्म के जो वन ऑफ द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया जो है वो एक है, वो है सामंत सिस्टम। ठीक है, तो ये सामंत सिस्टम कुछ फैक्टर्स में एक कई फैक्टर्स में से एक कुछ फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया में फ्यूडलिज्म का राइज हुआ था। अब सामंत सिस्टम है क्या, ग्रेजुअली क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं मौर्यस के बाद, अगर आपको याद हो, शुंग के बाद कण्व को डिफीट करके सातवाहन ने सेंट्रल इंडिया का पार्ट लिया था। ये मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में आपके साथ डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में इस वक्त बात नहीं करूंगी। और कुशांस, अगर आपको याद हो तो कुशांस आए थे नॉर्थ में। कुशांस का जब थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, मतलब कोई भी आती है डिनेस्टी या राजा, कोई भी आता है, वो हमेशा के लिए उतना पावरफुल नहीं रहता, या हमेशा के लिए वो सारा एरिया उसके कंट्रोल में नहीं रहता। जो एक टाइम पे, जिसके बारे में हम एक टाइम पे पढ़ते हैं, एक टाइम पे हमने पढ़ा था कि भाई मॉडर्न एम्पायर के अंडर पूरा, लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट साउथ का कुछ हिस्सा छोड़ के आ गया था। कुशांस ने काफी सारा नॉर्थ इंडिया अपने कंट्रोल में किया था। लेकिन हर डिनेस्टी का एक टाइम होता है, कुशांस का भी टाइम था नॉर्दर्न इंडिया में। जब वो डिक्लाइन कर गई तो उसके बाद कौन आए, गुप्तास आए। अब गुप्तास के टाइम पे हम स्पेसिफिकली ये चीज पढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले इसका कोई बेस नहीं था। ठीक है, जब मैं फैक्टर्स करवाऊंगी सामंत सिस्टम के राइज के, तो मैं डिस्कस करूंगी कि ये फैक्टर पहले भी थे, लेकिन गुप्तास में थोड़ा ज्यादा पनपे, और पोस्ट गुप्ता पॉलिटी में ये प्रॉपर सामंत सिस्टम जो है ये अच्छा खासा डेवलप कर चुका था, और आगे का पूरा बेस बन रहा था कि फ्यूडलिज्म इंडिया में धीरे धीरे राइज हो। कोई भी इवेंट, कोई भी
मतलब जो कोई भी चीज कुछ भी अगर होता है मतलब हिस्ट्री में हमारे कुछ भी घटना होती है तो वो एकदम से नहीं होती है, उसकी प्रॉपर बेस होती है, वो कई सालों तक या काफी टाइम तक एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है जिसके रिजल्ट से वो होती है। तो सामंत सिस्टम एक ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी, एक ये जो टर्म है इस टाइम पे एक इस तरीके का मतलब सिस्टम डेवलप हो रहा था सातवाहन के टाइम से, हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और गुप्ताज में हमें ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलेंगे। ग्रेजुअली इन द 3rd सेंचुरी एडी, इट्स सिग्निफिकेंस, अब 3rd सेंचुरी एडी मतलब कुशाण का जाना और गुप्ताज का आने वाला पीरियड। ठीक है, इट्स सिग्निफिकेंस चेंज एंड इट बिगैन टू डिनोट अ सबॉर्डिनेट रूलर। अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी उस रूलर के बारे में पढ़ा है तो हम जानते हैं। आप जानते हैं गुप्ता डिनेस्टी के जो पहले एमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट रूलर थे वो भी उनका नाम भी चंद्रगुप्त है। ये चंद्रगुप्त मौर्य से डिफरेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? जो मौर्य डिनेस्टी के फाउंडर थे। चंद्रगुप्त ये कौन? गुप्ता डायनेस्टी के पहले इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, अब इनके जो बेटे हैं समुद्रगुप्त, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, हरिसेन के द्वारा है वो। और समुद्रगुप्त के ने किन किन एरियाज को, किन किन रूलर्स को डिफीट किया था, उसकी पूरी डिटेल्स है इलाहाबाद प्रशस्ति में। तो जो समुद्रगुप्त का जिक्र हम करते हैं, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का भी नाम दिया गया है, का टाइटल दिया गया है, ये वो रूलर थे जिनको जाना जाता है हिस्ट्री में। हमारी हिस्ट्री इस चीज का जिक्र करती है कि भाई समुद्रगुप्त एक ऐसे रूलर थे गुप्ता डिनेस्टी के, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर में काफी सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में, मतलब काफी सारे एरियाज को ऐड किया था। ठीक है, गुप्तास के अंडर काफी सारे एरियाज इनके द्वारा ऐड किए गए थे। काफी सारे एरियाज थे जिनके ऊपर इन्होंने डायरेक्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया था, डायरेक्ट रूल किया था, पर काफी सारे ऐसे भी थे जिन पे डायरेक्ट रूल नहीं किया था। इसका क्या मतलब था? डायरेक्ट रूल नहीं करने का मतलब ये था कि जो ये है, जो रूलर है हमारे समुद्रगुप्त जो है, इन्होंने क्या किया, कुछ किंगडम्स में जैसे इन्होंने उनको हरा दिया, राजाओं को हरा दिया, लेकिन उन्हीं उसी राजा को वो किंगडम दोबारा लौटा दिया और ये कहा कि भाई आप अपने एरिया में जैसे रूल करते थे, आपके जो भी जुडिशियल, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो भी था, आपका जुडिशरी, आपकी मतलब एनीथिंग, इकोनॉमी, सोसाइटी जैसी थी वैसी, आप जैसे रूल कर रहे थे आप वैसे ही चलाइए, आप जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे आप वैसे ही कीजिए, हमारे कोई दखलंदाजी इसमें नहीं है, लेकिन बशर्ते आप हमें अपने से बड़ा अपना सुपीरियर समझिए। ठीक है, आप हमें अपना लॉर्ड समझिए, आप हमें अपना महाराजा समझिए, आप हमारे एक सबॉर्डिनेट रूलर होंगे, आप इंडिपेंडेंट जरूर होंगे, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इट इज लाइक सामंत का मतलब ये हो गया कि एक सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ हो गया। ठीक है, एक सेमी इंडिपेंडेंट रूलर, वो राजा अपने राज्य को चला रहा है, हारने के बाद भी चला रहा है, लेकिन अब इंडिपेंडेंटली चला जरूर रहा है, लेकिन फिर भी किसी के अंडर है, वो किसी अपने से ऊपर उसकी कोई जवाबदेही है। जब भी गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता एम्पायर मतलब रूलर अगर चाहेंगे कि हमने कोई और एरिया ऑक्यूपाई करना है, हमें ज्यादा आर्मी की जरूरत है, तो वो अपने इन सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ्स को या इन सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स को या अपने इन सामंतों को कह सकती है कि आप अपनी आर्मी भेजो, या हमें रेवेन्यू कम पड़ रहा है, हमें कुछ मतलब एक्सपेंडिचर करना है फॉर एनी रीजन, वो हम रेवेन्यू हम आपके एरिया से चाहिए, हमें इतना रेवेन्यू चाहिए सालाना। इन रूलर्स को फिर मतलब इन जो सबॉर्डिनेट रूलर्स होते हैं, इन्हें अपने एक तरीके से कोर्ट में जाके ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था गुप्ता रूलर्स को कि भाई हम मानते हैं कि आप हमारे ऊपर हैं, आप हमसे हमारे हमारे मतलब एक तरीके से लॉर्ड हैं, हम आपके नीचे ही, हम आपकी छत्र छाया में ही अपने किंगडम को, अपने एरिया को रूल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन रहा था उस टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि इससे अब एक सेंटेंस, हिस्ट्री अगर आप ज्यादा हम कई बार पढ़ते हैं तो कई सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि भाई गुप्तास जो थे पॉसिबली वो कुशान्स की फ्यूडेटरीज थे। अब ये फ्यूडेटरी टर्म कहाँ से आएगी, फ्यूडल लॉर्ड कहाँ से आएगा? फ्यूडलिज्म आप ऑलरेडी जानते हैं कि हिस्ट्री में हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके की जो चीजें थी ये कोई बिल्कुल बहुत नई नई आ रही है, नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके पहले भी कुछ ना कुछ इसकी प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन बहुत क्लियर कट हम गुप्ता पीरियड से ही इसको पढ़ते हैं और पोस्ट गुप्ता में क्लियर कट सामंत सिस्टम स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से
मतलब सामंत, जो नंबर ऑफ सामंत है अब ये आने लगे हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये ऑलरेडी अपीयर करती है गुप्ता पीरियड में एंड इट बिकम्स अ पावरफुल एलिमेंट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, अच्छा, अब ये जैसे मैंने बताया डिफीटेड रूलर्स वर गिवन, अब ये फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हो गया कि भाई डिफीटेड रूलर्स वर गिवन बैक देयर टेरिटरीज टू रूल एज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट किसके? जिसने उनको जीता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ? मेजर स्लम्प इन कॉमर्स। अच्छा, अब इसको आसान मायनों में आप ये समझिए कि जो गुप्ता पीरियड में बेशक गुप्ताज ने कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे मिंट किए थे, उनके टाइम के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन एक और भी चीज थी, गुप्ता पीरियड के टाइम से ही हम देख रहे थे कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है इंडिया का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ना कमी आने लग गई थी। ठीक है, यूरोप से के साथ जो ट्रेड चल रहा था उसमें थोड़ी कमी आने लगी थी। फैक्टर्स क्या है उसकी हम बात नहीं करने वाले इसमें। ठीक है, अब उसमें जब कमी आने लगी, मतलब अगर आपका ट्रेड में कमी आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई मेरा इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, या मेरा ट्रेड इफेक्ट कर रहा है, चलो इंटरनल ट्रेड कर रहा है, इंटरनेशनल कर रहा है, जो भी कर रहा है, भाई ट्रेड इफेक्ट कर रहा है तो मेरी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं तनख्वाह कैसे दूंगी? ठीक है, तो हम कैसे अपने सबॉर्डिनेट्स को तनख्वाह देंगे? अब सैलरी हम दे नहीं सकते, पैसे की कमी हो गई, तो भाई क्या किया अपने ऑफिशियल्स को? चल भाई आप लैंड ले लो। ठीक है, उस लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप अपने पास रखो, और उस लैंड पे सिर्फ रेवेन्यू नहीं, आप उस पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी करो। राजा की जो, मैं आपको जो मतलब एक राजा का ही होता था कि भाई जो लैंड मैं अब आपको दे रहा हूँ उसमें उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी, उसके रेवेन्यू को तुम लो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन तुम करो, तुम खुद ही रख रखाव करो, मेरी तरफ से उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब इनिशियली तो ये होता था कि जब आपने इस तरह से लैंड किसी को इंडिपेंडेंटली रूल करने के लिए दे दी है, तो पहले तो अगर उस ऑफिशियल की या उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो लैंड जो है वापस किंग को मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पोस्ट भी थोड़ी सी ये मतलब ये हेरिडिटरी होने लगी। ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब यह है कि अगर उस ऑफिशियल की डेथ हो गई तो उसके परिवारजनों को मिल जाएगी। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि भाई जो रूलर है उसके हाथ से तो 100% चली गई, उस वो इलाका जो उसके बेसिकली रूलर का जो था, जो किंग का इलाका था, वो तो 100% उसके हाथ से निकल गया। ठीक है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल 100% खत्म हो गया। तो इससे एक और चीज होने लगी जिसकी वजह से इंडिया में फ्यूडलिज्म आया, वो था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो सेंटर है उसके, अब ये जो है ना, ये मतलब फैक्टर्स हमारे ये हो गए डिफीटेड रूलर्स वाले, और ये ठीक है, ये वाला जो इकोनॉमी वाला है फैक्टर्स हमारे हैं। उसके बाद उसकी वजह से क्या क्या हुआ और धीरे धीरे फ्यूडलिज्म इंडिया में आया। फ्यूडलिज्म की खैर हम ओरिजिन्स और फैक्टर्स की भी बात यहाँ पे नहीं कर रहे, पर ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए बार बार ये टर्म मुझे इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ठीक है, और ये भी मैं समझती हूँ कि शायद 11th में आपको ऑलरेडी पता होगी, तो आपको बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जब आपके, खैर अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन किसी को दे दिया, वो इलाका पूरा किंग के हाथ से चला गया, इसका मतलब सेंटर का जो कंट्रोल था उस एरिया पे वो कम हो गया या वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो सेंटर का कंट्रोल है वो स्टेट पे अब उतना नहीं रहा। ये तो खैर पॉलिटिकल टर्म्स उसमें हो गया, मतलब जो सेंटर के पास जो मेन अथॉरिटी थी, मान लो गुप्तास की अथॉरिटी थी, या मान लो किसी की भी, मतलब कोई भी ले लो एग्जांपल कि मान लो एक मेन जो राजा था जिसने अपने सबऑर्डिनेट रूलर को एरिया दे रखा था, या सब अपने ऑफिशियल को वो एरिया दे रखा था, तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल तो उस पर खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उस एरिया पे उसका राजा का रूल नहीं रहा, अब उसका जो ऑफिशियल था या जो उसको सबऑर्डिनेट था उसका रूल चलता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, लोग उसको मानते थे, लोग उसके लॉयल थे। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गई। अब खैर ये जो फैक्टर्स हैं, इन चीजों की वजह से बाद में जाके इंडिया में कहते हैं राइज, जो फ्यूडलिज्म था वो राइज किया। अच्छा, अब कुछ इन वजहों से हम एक और चीज भी देखते हैं। अब जैसे सामंत है, ठीक है, हम समझ गए कि सामंत कौन है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ, हमने एक ब्रॉड सी टर्म दे दी। ठीक है, एक सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ, मैंने इसमें लिखा नहीं है, प्लीज आप अपने नोट्स में लिख लें। सामंत का मतलब क्या हुआ? एक सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ, उसको हमने सामंत कह दिया। तो अब यहाँ सामंत क्या करेगा? सामंत यहाँ पे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होता जाएगा। ठीक है, सामंत का रूल ज्यादा बनता जाएगा,
अपने एरिया में स्ट्रांग होता जाएगा। धीरे धीरे हुआ है ये सब, ग्रेजुअली हुआ है ये सब, ठीक है। एकदम से ये नहीं कि मतलब आपने मेन अथॉरिटी के अगेंस्ट कर दिया रिवोल्ट और जी हम इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है। ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे सब लोकल चीफ इंडिपेंडेंट होने लगे, ठीक है। सेंटर को पूछना कम कर दिया, ठीक है। सेंटर के लिए को जवाबदेही उनकी धीरे धीरे उन्होंने मतलब अपने आप को सेंटर के के लिए के अंडर आना, मतलब सेंटर की जो अथॉरिटी है उसको धीरे धीरे मानना कम कर दिया, ठीक है। वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। अब धीरे धीरे और क्या होता है, महासामंत, ये जो टर्म है ना इसका मतलब होता है महासामंत, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा, ये अब एक तरीके से ना एक रैंकिंग शुरू हो गई कि वो लघु सामंत है, वो महासामंत है। सामंतों में जो बहुत बड़ा जिसकी रैंक है वो ऊपर है, वो बड़ा वाला सामंत वो हो गया। लघु सामंत जिसके पास कम एरिया होगा तो वो छोटा हो गया। तो इस तरीके से रैंकिंग भी इन लोगों की आने लगी। तो अभी इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही कहूंगी। सामंत सिस्टम हमारे जो इंडिया में था वो इस वजह से आया। सातवाहन भी लैंड ग्रांट्स देते थे। एक तो फैक्टर्स ये था कि लैंड ग्रांट्स आप दे रहे हो, तो लैंड ग्रांट्स तो बेसिकली आप इसी तरह वजह से दे रहे हो। एक वजह थी कि आप का ट्रेड कम था, पर खैर लैंड ग्रांट्स का जो रिवाज था वो हम सातवाहन की इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है कि थोड़ी बहुत लैंड ग्रांट्स तो चलती थी, ठीक है। उसके बाद गुप्तास ने खैर इतनी नहीं दी, पर जो सातवाहन के बाद जो आए थे सेंट्रल इंडिया में वकाटक्स, उन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए हैं, उसका एविडेंस मिलता है। तो ये डिटेल्स हम करेंगे बाद में, लेकिन सामंत सिस्टम आप समझ लीजिए एक तरीके से कि कुछ इंडिपेंडेंट लोकल चीफ, सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ, ठीक है। और ये दो मेजर फैक्टर्स हैं, बाकी बहुत से फैक्टर्स हैं लेकिन हमने इन दो पे फिलहाल फोकस करना है एज पर एज आर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। इनफैक्ट आपको ये टाइटल भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि हाँ बाद में इनमें रैंकिंग भी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो, कमेंट नीचे आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।